अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपके सामने दोबारा से मौजूद हैं और हम आज बात करेंगे चैप्टर विद रिव्यू के बारे में। चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स। वी हैव ऑलरेडी डन दिस चैप्टर और इसके कुछ मेन टॉपिक्स का रिव्यूज़ जो हैं वो आज हम शेयर करेंगे आपके साथ। और स्टूडेंट्स, ये कोई बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर नहीं था, लेकिन इसके मेन टॉपिक्स में जो पहले हमने किया था वो है सिस्टम एंड सराउंडिंग के बारे में। सिस्टम जो है कायनात की कोई भी चीज़ जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं वो सिस्टम माना जाता है, जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, अंडर इन्वेस्टिगेशन है। और सराउंडिंग, उसके अलावा जो चीज़ें हैं उसको हम सराउंडिंग मानते हैं अपनी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में। सो सिस्टम एंड सराउंडिंग पे हमने बात की। और फिर एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या था? कितनी हीट किसी रिएक्शन में से एब्जॉर्ब हो रही है, निकल रही है या जज्ब हो रही है, ये सारा जो प्रोसेस है ये एंथैल्पी का हमने जिक्र किया कि टोटल अमाउंट ऑफ हीट दैट इज़ एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व, दिस इज़ कॉल्ड द एंथैल्पी। इसको डेल्टा एच से डिनोट किया जाता है। और फिर हमने नेक्स्ट बात की थी इसमें एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पे। कौन कौन से रिएक्शंस जो हैं वो एक्सोथर्मिक हैं जिनमें से हीट इवॉल्व होती है, कौन से रिएक्शंस एंडोथर्मिक हैं जो हीट को जज्ब कर लेते हैं। फिर हमने इनकी एग्जांपल्स देखी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं, रेस्पिरेशन है जो हम सांस ले रहे हैं। फिर उसके बाद हमने कहा कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, इस तरह के रिएक्शंस को हमने एंडोथर्मिक कहा। फिर कुछ रिएक्शंस हमने देखे कि कौन से हैं, जैसे H2 + I2 एरो 2HI जो हैं इसको हमने देखा। फिर फॉर्मेशन ऑफ वाटर को देखा हमने। सो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस को देखा और इनकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम जो है वो हमने चेक की, वो उस पर हमने बात की। फिर हमने टोटल एंथैल्पी चेंज के बारे में बात की कि एक जो रिएक्शंस है उसका टोटल एंथैल्पी चेंज कितना है, यानी उसके अंदर एंडोथर्मिक प्रोसेस कितना हो रहा है और एक्सोथर्मिक कितना है। और इसको जो टोटल बॉन्ड एनर्जीज जो हैं उनको कैलकुलेट किया जाए तो वो एंडोथर्मिक ज़्यादा हैं या एक्सोथर्मिक ज़्यादा हैं। और रिएक्शन जो है, कोई भी रिएक्शन हमने सीखा था कि ओवरऑल रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है। फिर हमने बात की हाउ डज अ रिएक्शन टेक प्लेस। कोई रिएक्शन जो हमें नज़र आ रहा है, लाइक फॉर्मेशन ऑफ वाटर है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो फॉर्मेशन ऑफ वाटर के अंदर भी हमने कहा कि हमें देखना ये है किस तरह टेक्स प्लेस हो रहा है। क्या जब कोई रिएक्शन स्टार्ट होता है तो फ़ौरन ही उसके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स बना देते हैं, लेकिन हमने देखा उनके दरमियान एक इंटरमीडिएट स्टेज आती है जिसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और फिर उसके बाद वो प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं। सो ये पूरी डिटेल हमने जो है शेयर की थी। फिर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन, वाटर की फॉर्मेशंस और इनकी जो हैं हीट एनर्जीज कितनी हैं, इनकी एंथैल्पी को कैसे कैलकुलेट करना है। न्यूमेरिकल्स कुछ मौजूद थे, उनको हमने उनकी डिटेल से किया, ये हमने सीखा था इसमें। फिर एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन थी, जो ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है वो एरोबिक है, और ऐसी रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत नहीं, दैट इज़ कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो एनर्जेटिक्स के थे। आज हमने क्या करना है, आज हमने कुछ इसके एक्सरसाइज जो हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। शॉर्ट आंसर्स हैं जो कि आपको ऑलरेडी बुक पे गिवन हैं, आज हम उन शॉर्ट आंसर्स पे बात करेंगे। फिर कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं जो कि कुछ ट्रिकी भी हैं और कुछ जो है वो आपके SLO बेस्ड हैं, जो आपकी लर्निंग आउटकम्स हैं उसके हवाले से हम देखेंगे। वो कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस हैं दैट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर। सो चलते हैं शॉर्ट आंसर्स की तरफ और फिर करते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। जी स्टूडेंट्स, अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 एनर्जेटिक्स है और पेज नंबर 81 पे हैं क्वेश्चंस फॉर द शॉर्ट आंसर्स एंड वी आर गोइंग टू डू दीज क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर्स जो हमारा सबसे फर्स्ट है वो है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। जी स्टूडेंट्स, एंथैल्पी क्या है और एंथैल्पी चेंज क्या है। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। हीट की डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड व्हेन अ बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड एंड अब्जॉर्ब्ड व्हेन इट इज़ ब्रोकन। सो ये डेफिनेशन आ जाएगी इसकी सबसे पहले। उसके बाद सिस्टम का डिफरेंस हम देखेंगे तो वो आ जाएगा इट इज़ नॉट असेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम। ये सिस्टम का असेंशियल पार्ट बिल्कुल भी नहीं है। और इसका प्रोसेस देख लें कैसे होगा। हीट जस्ट एंटर एंड लीव द ऑब्जेक्ट, यानी हीट एंटर होगी उस सिस्टम में और लीव कर जाएगी। फिर इसको नेक्स्ट हेडिंग के अंदर हम करेंगे मेजरमेंट के अंदर।
तो मेजरमेंट देखते हैं इसकी किस तरह से होगी. इट इज़ मेजरमेंट ऑफ थर्मल एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. सो जब भी हम इसको मेजर करेंगे हीट को, इसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पे मेजर करेंगे. और ये हम सबसे पहले हीट की डेफिनेशन देख रहे हैं, उसका सिस्टम क्या है, उसका प्रोसेस क्या है, उसकी मेजरमेंट कैसे करते हैं. अब हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू. इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है हीट को, वो क्यू से लिखा जाता है. फिर है इसके यूनिट. तो इसके यूनिट जो हैं स्टूडेंट्स वो हैं जाउल्स. और अब हम बात करते हैं जी एंथैल्पी की, कि एंथैल्पी क्या है. सो एंथैल्पी की डेफिनेशन देख लें. एंथैल्पी और हीट कंटेंट इज डिफाइंड एज द टोटल अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंपाउंड. दिस इज़ अ प्रॉपर डेफिनेशन स्टूडेंट्स दैट यू नीड टू लर्न. अब इसमें सिस्टम क्या होगा, ये इट इज़ द असेंशियल पार्ट ऑफ द सिस्टम. ये हमारे सिस्टम का जो है वो असेंशियल पार्ट है. प्रोसेस क्या आएगा स्टूडेंट्स, एंथैल्पी चेंज इज़ इक्वल टू हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट प्रेशर. अगर कांस्टेंट प्रेशर है तो जितनी हीट एंटर हो रही है या जितनी हीट निकल रही है सिस्टम में से, उसको हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज. अब नेक्स्ट हेडिंग है जी मेजरमेंट. इसकी मेजरमेंट कैसे होगी. इट इज़ मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम. एनर्जी की मेजरमेंट है किसमें, थर्मोडायनेमिक सिस्टम में. रिप्रेजेंट किस तरह से किया जाता है वो देख लेते हैं. इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय H, कैपिटल H. अब यूनिट क्या है स्टूडेंट्स, इट्स यूनिट्स आर किलो जाउल्स पर मोल. KJ स्लैश लिखेंगे और स्मॉल MOL लिख देंगे. सो ये इसके यूनिट्स हैं. नंबर 2 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, शॉर्ट आंसर्स में से ही हमारे पास, व्हाई इज़ ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एन एंडोथर्मिक प्रोसेस. बॉन्ड ब्रेक जो होता है, जो टूटता है, वो हमेशा क्यों एंडोथर्मिक प्रोसेस कहलाता है. सो याद रखें स्टूडेंट्स, एनर्जी इज स्टोर्ड इन दैम. जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, जो भी रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर एनर्जी हमेशा स्टोर्ड फॉर्म में है. एंड व्हेन वी ब्रेक बॉन्ड, जब भी हम किसी बॉन्ड को ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ते हैं, इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ गिवन टू ब्रेक दैट बॉन्ड. दिस एनर्जी इज़ ऑल्सो नोन एज डिसोसिएशन एनर्जी. इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी उस बॉन्ड को लगती है, उसकी एनर्जी दी जाती है और उसको हम कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी, यानी उनको अलहदा करने के लिए, तोड़ने के लिए. दिस एनर्जी फॉर हाइड्रोजन इज़ 435 किलो जाउल्स पर मोल. अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगती है वो है जी 435 किलो जाउल्स पर मोल. सो ये था क्वेश्चन नंबर 2. अब हमारे पास आ गया है जी क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है डिपिक्ट द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन. जी स्टूडेंट्स, हमने ट्रांजिशन स्टेट की थी और हमने कहा था वो इंटरमीडिएट स्टेट है. जो रिएक्टेंट्स जो हैं वो फ़ौरन टूट कर ब्रेक होकर प्रोडक्ट्स नहीं बनाते, बल्कि ब्रेक होने से पहले वो क्लोज़ होते हैं और उसके बाद उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होती है और एक इंटरमीडिएट सी स्टेट बनती है जिसको हमने कहा था ट्रांजिशन स्टेट है. अब है जी डिपिक्ट करें ट्रांजिशन स्टेट. एक रिएक्शन आपको दिखाया गया है H2 + Cl2 एरो 2HCl. अब कहा जा रहा है कि इसके लिए डिपिक्ट करें कि क्या ट्रांजिशन स्टेट होगी. सो आपने ड्रॉ कर लेना है आंसर के लिए. हाइड्रोजन H2 है तो दोनों हाइड्रोजन के दरमियान एक सिंगल लाइन लगा के हाइड्रोजन का बॉन्ड कर लेना है और क्लोरीन के जो गैस है उसके भी दोनों एटम्स को ड्रॉ करके दरमियान में डैश लगा लें. ये जो छोटा सा डैश है ये बॉन्ड को ज़ाहिर कर रहा है. उसके बाद एरो आगे लगाएंगे और देखेंगे डॉटेड लाइन में आपने दोनों हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं इनके दरमियान डॉटेड लाइन लगा लेनी है और क्लोरीन के जो एटम्स हैं इनके दरमियान भी डॉटेड लाइन लगा लेनी है. तो ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट को ज़ाहिर करेगी. उसके बाद जो एरो आपने ज़ाहिर करना है 2HCl जो हैं वो बने हैं हमारे पास, जो प्रोडक्ट आई है तो उसको आपने खोल के लिख देना है HCl + HCl. सो इस तरह से आपने इसकी ट्रांजिशन स्टेट जो है उसको डिपिक्ट कर देना है. जी स्टूडेंट्स, 4th क्वेश्चन जो है हमारे पास वो ये है, ड्रॉ द रिएक्शन प्रोफाइल्स फॉर द 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, वन ऑफ विच मूव्स फास्टर देन द अदर. जो क्वेश्चंस को हमने ठीक से दोबारा से आपने पढ़ना है. रिएक्शन प्रोफाइल चाहिए और पूछी गई है 2 एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वही हैं जिनमें हीट जो है वो इवॉल्व्ड होगी और आपने ये बताना है वन ऑफ विच मूव्स फास्टर दैन द अदर. एक जो है वो ज़्यादा फास्ट है और आपने वो देखना है. सबसे पहला जो है वो आपको दिया गया है वो है जी 2H2 + O2 एरो 2H2O. 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके बना रहे हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल्स को.
सो इसमें सबसे पहले आपने इसका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस पे आपने एनर्जी को ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट करेंगे। उसके बाद आपने रिएक्टेंट्स जो हैं वो ग्राफ के एक तरफ स्टार्ट करेंगे और आप देखेंगे कि उसमें एक तरफ जो हैं रिएक्टेंट्स लिखेंगे। कौन से रिएक्टेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं इस रिएक्शन में? H2 + O2, दीज आर द रिएक्टेंट्स। फिर आपने प्रोडक्ट्स जो हैं उनके दूसरी साइड पे लिख देने हैं। प्रोडक्ट्स जो हैं वो H2O हैं। अब आपने ट्रांजिशन स्टेट बतानी है और आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन स्टेट इंटरमीडिएट स्टेट है, उसका एनर्जी लेवल हाई है। सो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे आपने ट्रांजिशन स्टेट ड्रॉ करनी है। उसके बाद आपने एक्टिवेशन एनर्जी, जैसे हमने बताया था कैपिटल A, E और A से उसको आपने जाहिर करना है, वो आप डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। और फिर आपने वाई एक्सिस जो है वहाँ पे एनर्जी ड्रॉ की थी, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, वहाँ से आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है डेल्टा H के लिए। सो डेल्टा H जो है वो आपने बता देना है और एक्टिवेशन एनर्जी का आपने बता देना है। सो इसकी प्रोफाइल डायग्राम आपने इस तरीके से ड्रॉ करनी है। रिएक्टेंट्स जो हैं वो आपके लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे, प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपके राइट साइड पे आ जाएंगे और दरमियान में ट्रांजिशन स्टेट को जो है वो ड्रॉ कर लेना है। ये थी आपके पास प्रोफाइल डायग्राम, इसको बोलते हैं, जो कि फर्स्ट रिएक्शंस था H2 + O2 एरो 2H2O। उसके बाद सेकंड है आपके पास C + O2 एरो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन है। इसके लिए भी आपने रिएक्टेंट्स जो हैं C + O2 वो एक्स एक्सिस पे लिखने हैं और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो प्रोडक्ट्स आपने ट्रांजिशन स्टेट का ग्राफ ऊपर आ रहा है, उससे नीचे आपने प्रोडक्ट्स को जो है वो लिख लेना है CO2। और ट्रांजिशन स्टेट के साथ साथ आपने एक्टिवेशन एनर्जी को ड्रॉ करना है और एक्टिवेशन एनर्जी जहाँ पे ख़त्म होगी और प्रोडक्ट स्टार्ट होगी वहाँ से अपने डेल्टा H जो है उसको आपने ड्रॉ करके लिख देना है। ये दोनों जो हैं वो आपकी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स जो हैं वो रेडी हो गई हैं और आपने इनको इसी तरह से, कोई और रिएक्शन भी आपको दिया जाता है तो आपने इनको इसी तरह से ड्रॉ करके एक तरफ रिएक्टेंट, प्रोडक्ट्स, एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के साथ लिख लेना है। इट इज़ ऑलरेडी गिवन, हमने बुक में इस तरह के रिएक्शंस जब ट्रांजिशन स्टेट पढ़ा था तो किए थे। आपने उन ग्राफ्स को भी एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट आंसर्स में से। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूछा गया है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। ग्लाइकोजन का रोल बॉडी में क्या है? स्टूडेंट्स मैं आपको बताती चलूँ सबसे पहले इंसुलिन का, क्योंकि इंसुलिन और ग्लूकोजन का जो रोल है वो साइड बाय साइड चलता है हमारी बॉडी में। इंसुलिन जो है वो शुगर लेवल हमारी बॉडी में उसको बढ़ने नहीं देगा। सो ग्लाइकोजन जो है वो उसके साथ ही प्रोड्यूस होता है जो कि उसको कम नहीं होने देता। यानी दोनों हार्मोन्स हैं और वो साइड बाय साइड ही प्रोड्यूस होते हैं और हमारी बॉडी में काम करते हैं। अब हम यहाँ पे सिर्फ ग्लाइकोजन का पूछा गया है तो आप उसको बताइएगा। ग्लाइकोजन इज़ प्राइमरली स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ये ग्लूकोज की स्टोरेज फॉर्म है, शुगर की ही स्टोरेज फॉर्म है। इट इज़ स्टोर्ड इन लिवर एंड मसल्स, लिवर में स्टोर होगी और मसल्स में। और चूँकि ये शुगर की स्टोरेज फॉर्म में है तो अगर आपकी बॉडी में शुगर लेवल कम भी हो गया है तो ये जो है रिलीज़ होता है हार्मोन और जो है आपका शुगर लेवल उसको मेंटेन कर देता है, बराबर कर देता है। और इट कैन हेल्प टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी। आप सिंपली अपने वर्ड्स में बता सकते हैं कि ग्लाइकोजन इज़ प्राइमरली स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, शुगर की ही स्टोरेज फॉर्म है। इट इज़ स्टोर्ड इन लिवर, कहाँ स्टोर होगी? लिवर में और मसल्स में। और हेल्प कहाँ करेगी? इट कैन हेल्प टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी। सो दिस इज़ द सिंपल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ये थे हमारे 5 शॉर्ट आंसर्स इस चैप्टर के लिए। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस का है और इसमें जो है वो पूछा गया है आपसे कि फिजिकल चेंज which usually occur around us are given in the table. Write down whether they are exothermic and endothermic. अच्छा, आपने दोनों रिएक्शंस स्टूडेंट्स बहुत डिटेल से पढ़े हैं, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक, उनकी कैलकुलेशंस भी की हैं और उनके डिफरेंट पॉइंट्स अब आपको याद हैं। अब कुछ रिएक्शंस जो हैं वो बॉडी के फिजिकल चेंज के हवाले से दिए गए हैं और आपको पूछा गया है, आपने बताना है कि ये एक्सोथर्मिक हैं या एंडोथर्मिक हैं। सो ध्यान से इन रिएक्शन